वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि स्टेप अकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम। अब हम पढ़ाई करते हैं तो डाउट भी आते हैं, तो इसके लिए अलग सेशन है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलने वाला है। लाइव टेस्ट सीरीज है, पर्सनलाइज असिस्टेंस है, करियर काउंसलिंग है, और आपको जब मन चाहे तब आप इसे आपको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। ओह फ्री। चलिए, अब जो स्टेप अकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। जी हाँ, 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और जैसे कि ये फ्री है तो इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर नंबर 12 है, जिसका हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देख चुका था। ओके, तो अब जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate। Dwelling का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो कैसे वो ग्रो और रीजनरेट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट की। ओके, एनिमल्स हेल्प इन ग्रोइंग एंड रीजनरेटिंग फॉरेस्ट इन मैनी वेज। एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरीकों से फॉरेस्ट को रीजनरेट करते हैं और फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं। ठीक है, animal work is the cleaning agent in the forest. Microorganisms work on dead bodies of plants and animals and degenerate them। एनिमल्स जो होते हैं वो क्लीनिंग एजेंट होते हैं फॉरेस्ट के। कैसे होते हैं क्लीनिंग एजेंट, जैसे अगर पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए तो हर्बीवोर्स पेड़ खाएंगे, ठीक है, बैलेंस बना के रखेंगे। वहीं अगर हर्बीवोर्स बहुत सारे हो चुके हैं तो कार्निवोर्स उनको खा खा के, मतलब फ्लैश ईटर्स होते हैं वो, तो उनको कंज्यूम कर करके उनका जो लेवल होना चाहिए किस पे, लैंड पे, वो मेंटेन रखते हैं। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि डिकम्पोजर्स, वो क्या करते हैं, वो डेड बॉडीज एंड प्लांट्स को, ठीक है, डेड बॉडीज, किसकी डेड बॉडीज, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को डीजनरेट करते हैं। मतलब वो अगर एनिमल्स, प्लांट्स मर गया है, अब उसको हम कैसे हटाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे ना तो ये बॉडी जो है, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडीज इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कलेक्ट होती रहेगी। ओके, कलेक्ट होती रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, पोल्यूशन। और वैसे हमारे पास लिमिटेड लैंड है तो हम ये डेड बॉडीज़ को रखेंगे कहाँ, राइट। तो इसके लिए क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल और प्लांट्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डीजनरेट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स में जितने भी न्यूट्रिशन थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो वापस सॉइल में अवेलेबल कराते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो एनिमल और प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस कहाँ पहुँच जाते हैं, सॉइल में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इससे सॉइल जो होती है वो एनरिच्ड हो जाती है। ओके, और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। Animals also help in pollination which helps in growing a number of plants। Animals जो होते हैं वो pollination भी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो पॉलिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है क्या, ये हमने देखा है क्या, हमने देखा है पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन से, जो एंथर से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उससे पोलन ग्रेन्स कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिससे सीड बनता है। वहाँ पे वो पोलन ग्रेन्स जो है मेल गैमीट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स तक पहुँचता है। ओके, जिससे सीड फॉर्म होता है। इसके लिए ये पॉलिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, सबके थ्रू होता है। तो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स मिलते हैं। Herbivores helps the carnivores to grow as they serve as food for them।
हर्बीवोर्स जो होते हैं कार्निवोर्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, उन पर फीड करते हैं। ओके, दस फ्लोरा एंड फौना म्यूचुअली ग्रो इन द फॉरेस्ट, और इसी तरह से फ्लोरा एंड फौना एक साथ फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लोरा, फ्लावर, प्लांट्स। और व्हाट इज फौना? फौना इज एनिमल्स। ओके, तो फ्लोरा एंड फौना म्यूचुअली ग्रो इन द फॉरेस्ट, तो दोनों ये साथ में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि फॉरेस्ट फ्लड्स को कैसे प्रिवेंट करती है। तो कैसे करती है? फ्लड्स मतलब क्या होता है? बाढ़। तो ये फॉरेस्ट बाढ़ को कैसे रोकती है? जंगल बाढ़ को कैसे रोकते हैं? तो भाई फॉरेस्ट के पास प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी सॉइल होती है, तो ये वाटर को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फॉरेस्ट कैन अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, बहुत सारा पानी ये क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, द रूट्स ऑफ द ट्रीज अब्सॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे। जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो क्या कर लेती है? बहुत सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण वाटर का फ्लोइंग मतलब पानी का बहाव जो है उसको रोकती हैं। ओके, roots of trees also help in percolation of water into the soil. This help in preventing the floods. अब जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो क्या करती हैं? पानी का परकोलेशन करवाती है। मतलब क्या होता है? पानी को सॉइल में अब्सॉर्ब करवाती है। ओके, कौन करवाता है? रूट्स करवाती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रूट्स ऑफ ट्री ऑल्सो हेल्प इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। परकोलेशन, सॉइल में जो पानी बैठता जाता है ना, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं बैठ जाता है ना, तो धीरे धीरे नीचे नीचे जाता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। और ऐसे जो है फॉरेस्ट फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं, बाढ़ आने से रोकते हैं। तो फॉरेस्ट कैसे रोकते हैं? फॉरेस्ट किससे बना है? जंगल में क्या दिखता है हमें? पेड़ दिखते हैं, और इतने बड़े ट्रीज दिखते हैं, तो उनकी रूट्स कितनी ज़्यादा होंगी, है ना? तो रूट्स जो है वो वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं, और वो सॉइल को एनेबल करती है, सॉइल को हेल्प करती है कि उसमें वाटर परकोलेट हो जाए, धीरे धीरे जाके पानी जो है सॉइल में अब्सॉर्ब हो जाए। ओके, इस तरह से फॉरेस्ट, जंगल फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट करना मतलब रोकना। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? Name any two of them. What do they do in the forest? Decomposers का काम क्या होता है? तो decomposers का काम होता है कि वो dead animals और plants को decompose करें। ओके, क्या करें? डिकम्पोज करें, उनको डिग्रेड करें, उनको क्या करें? उनको ब्रेक डाउन करके जो भी न्यूट्रिएंट्स उनमें अवेलेबल है वो वापस सॉइल में, एटमॉस्फेयर में रिलीज करें। ठीक है, सराउंड एनवायरनमेंट में रिलीज करें। ओके, नाउ decomposers are the organism which feed on dead bodies of plants and animals. ठीक है, ये किस पे फीड करते हैं? फीड मतलब किससे ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। फीड मतलब खाना क्या खा रहे हैं ये, तो ये डेड एनिमल्स और प्लांट से ये अपना खाना, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। They clean the forest, decaying dead bodies and replenishing the nutrients back to the forest side. Example, beetles and grubs. Okay? तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। अब क्लीन कैसे करेंगे? अब भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि फॉरेस्ट में अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट में अगर इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा डेड बॉडीज़ का, तो डेड बॉडीज़ क्या होंगी? इकट्ठा होने लगेंगी, कलेक्शन होने लगेगा उनका, कलेक्ट होने लगेंगी, तो बहुत सारी हो जाएंगी जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं। तो वैसे ही फॉरेस्ट में भी होगा, फॉरेस्ट को पोल्यूट करेंगे इसलिए, और वैसे ही हमारे पास लिमिटेड लैंड है। ओके, तो नए प्लांट्स और एनिमल्स को जगह ही नहीं मिलेगी रहने के लिए, इसलिए क्यों ज़रूरी? डिकम्पोजर्स ज़रूरी हैं ताकि ये डेड बॉडीज़ को हटा सके, ये क्लीन कर सके। ओके, क्लीन कर सके, और जो भी न्यूट्रिशन है वो वापस एनवायरनमेंट को पहुंचा सकें।
जैसे कि नाइट्रोजन बॉडीज में प्रेजेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स की, तो जब डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज करते हैं, डीजनरेट करते हैं डेड बॉडीज को, तो नाइट्रोजन जो है वो वापस कहाँ पहुँच जाता है, सॉइल में पहुँच जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिशिंग। ओके, मतलब वापस न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ चुका है, सॉइल में आ चुका है, मिट्टी में आ चुका है। ओके, कौन सी मिट्टी, फॉरेस्ट मिट्टी में, फॉरेस्ट सॉइल में, जंगल की मिट्टी में। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, बीटल्स एंड ग्रब्स। तो ये जो है ये बीटल है, ओके, ये बीटल है, और ये क्या है, ग्रब। ग्रब क्या होता है, ये बीटल का क्या बोलना चाहिए, इनिशियल स्टेज होता है ना। इसके बाद ये इल्ली जैसा होता है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमें क्या बताना है, हमें फॉरेस्ट का रोल बताना है कि वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखता है। ओके, तो अगर आपने मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा होगा ना, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि फॉरेस्ट में किससे बना है, फॉरेस्ट, जंगल। आप सोचते हो तो क्या याद आता है, जंगली जानवर, बहुत सारे पेड़, है ना। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सब रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, बट प्लांट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्यारे होते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं ना, वो वापस एनवायरनमेंट को देते भी हैं। तो जैसे कि प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और ये कब लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब वो अपना खाना बनाते हैं, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, ऐसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना हुआ रहता है। कैसे, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन तो नॉर्मल होता है कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। Plants release oxygen in the atmosphere during the process of photosynthesis. Plants जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब जब वो खाना बना रहे हैं। This oxygen is inhaled by the animals for respiration. और ये ऑक्सीजन जो है हमारे तो काम आती है, एनिमल्स जो हैं जो किसी काम के नहीं होते, ठीक है, नहीं बहुत काम के होते हैं, बट प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, और उन्हीं का साथ हम नहीं देते, उन्हीं को हम काटते रहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज कर रही है, वो किसके लिए रिलीज कर रही है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो कर रही है, ताकि हम को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके, राइट। During respiration, they release carbon dioxide which is absorbed by plants. Okay? अब ये जो एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, फिर वो एक्सहेल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, इन दिस वे द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल गोज ऑन। और इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो चलता रहता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, क्यों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना चाहिए, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ये वो करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं, तो वो क्यों लेती हैं, वो लेती हैं उसके लिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, since forests contain a large number of plants, they help much in this cycle and maintain balance in nature. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फॉरेस्ट के पास बहुत सारे पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स ट्रीज जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, वो ये साइकिल का बैलेंस बना के रखते हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर में। ओके, चलिए एक्सप्लेन वाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। हमें ये बताना है कि फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट क्यों नहीं होता है। There is no waste in the forest because decomposers convert all the dead bodies of the plants and animals into the humans, which gets added to the soil. Thus, no waste remains.
ओके तो वेस्ट जो होता है फॉरेस्ट में, कौन सा वेस्ट होता है? मैंने बीच में ना कट एक और बार वो लिया था। फॉरेस्ट में वेस्ट होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का। वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूटी पी के थोड़ी फेंकते हैं प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक तो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट में वेस्ट क्या होता है? वेस्ट सिर्फ होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का। अब वो जो वेस्ट है उसको क्लियर करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे? डिकम्पोजर। कौन हटाएगा? डिकम्पोजर्स। ओके डिकम्पोजर जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, जिसके कारण फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट नहीं मिलता है। There is no waste in the forest because decomposers convert all the dead bodies of the plants and animals into the humus which gets added to the soil. ये हम रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉरेस्ट में जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उसको डिकम्पोजर्स जो होते हैं उन पे एक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ओके और ये जो डिकम्पोज होने के बाद हमें ह्यूमस मिलता है, वो ह्यूमस सॉइल में ऐड हो जाता है, सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके दस नो वेस्ट रिमेन। और इसी तरह से कोई भी वेस्ट फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलता। ओके लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके हमें मेडिसिन मिलती है फॉरेस्ट से। वी गेट गम फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें गम ग्लू जो होता है वो फॉरेस्ट से मिलता है। वी गेट वुड विच इज़ यूज फॉर मेनी पर्पसेस लाइक मेकिंग फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा। अब वुड जो है वो हमें किससे मिलता है? सॉरी वुड से हमें क्या मिलता है? वुड हमें फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट से ये जो वुड हमें मिल रहा है वो फर्नीचर बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, फायर वुड भी हमें मिलता है और टिम्बर भी हमें मिलता है। ओके तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें वुड की रिक्वायरमेंट होती है, पेपर, फायरवुड और टिम्बर और पेपर बनाने के लिए। ओके फर्नीचर बनाने के लिए। वी गेट फूड फॉर एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। ओके क्योंकि हर्बीवोर्स क्या है? वो प्लांट ईटर्स होते हैं। कार्निवोर्स क्या है? वो फ्लैश ईटर्स होते हैं। तो फ्लैश ईटर्स को फ्लैश कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट से ही तो मिलेगा। वी गेट सीलिंग वैक्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके जब हमने डिटेल लेक्चर देखा था, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सीलिंग वैक्स क्या होता है। अगर आपने कोई सा हिस्टोरिकल वो सीरियल देखा होगा तो उसमें क्या करते थे कि जो राजा महाराजा होते थे वो एनवेलप लेटर भेजते थे। तो एनवेलप को कैसे सील करते थे? वो आपने देखा होगा कुछ लिक्विड रहता था और उसको सील लगाते थे, थोड़ा वैक्स लगाते थे, ठीक है, वैक्स लगाते थे और उस पर सील लगा देते थे, है ना। तो वो क्या होता है? सीलिंग वैक्स। सीलिंग वैक्स किससे मिलता है? हमें फॉरेस्ट से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ओके चलिए अभी भी काफ़ी जगह पे ये यूज़ होता है कि वैक्स अप्लाई करते हैं और वो वैक्स में सील लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? सीलिंग वैक्स। तो वैक्स जो हमें सीलिंग वैक्स जो है वो किससे मिलती है? द इंसेक्ट बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन। जो इंसेक्ट होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, हनी बीज होती हैं और बर्ड्स, वो फ्लावरिंग प्लांट्स की कैसे हेल्प करती है? तो वो हेल्प करती हैं पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन करवाते हैं ना, हमने पढ़ा तो है। ओके नाउ अ फॉरेस्ट इज अ प्योरीफायर ऑफ। फॉरेस्ट किसको प्योरीफाई करता है? डैश एंड डैश, वाटर एंड एयर को फॉरेस्ट जो है वो प्योरीफाई करता है। हर्ब्स फॉर्म द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। हर्ब कौन सी लेयर फॉर्म करता है? फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज कैनोपी, देन कम्स अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी के बाद आता है श्रब वाली लेयर और श्रब्स के बाद आता है हर्ब्स वाली लेयर। तो ये जो है वो लोएस्ट होती हैं। ओके लोएस्ट। और जो फॉरेस्ट का फ्लोर बनाते हैं, जो फॉरेस्ट का फ्लोर बनाते हैं वो क्या होते हैं? मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स, ये सारे चीज़ें फॉरेस्ट का फ्लोर बनाती हैं, लीफलेस प्लांट्स। क्लियर? चलिए द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग्स इन अ फॉरेस्ट एनरिच द। जो पत्तियां सड़ गई हैं, एनिमल्स के जो ड्रॉप्स होते हैं वो फॉरेस्ट को कैसे एनरिच करते हैं?
ठीक है, तो फॉरेस्ट को वो नरिश करते हैं थ्रू ह्यूमस। ओके, तो ये जो डेड एंड डिकेइंग वाली चीज़ें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो ह्यूमस बढ़ाती है, वो ह्यूमस बनाती हैं, सॉइल को और फर्टाइल करती हैं। चलिए इसके हम आंसर्स देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर पॉलिनेशन ही है, बी जो है वाटर एंड एयर है, सी लोएस्ट, एंड डी जो है एनरिचेस सॉइल एज ह्यूमस। ओके, एनरिचेस क्या एनरिच करती है, सॉइल करती है, किस फॉर्म में करती है, ह्यूमस के फॉर्म में करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? हमें क्यों चिंता होना चाहिए, हमारे घर के आसपास तो जंगल नहीं है, बट जंगल दूर हैं, ठीक है, आउटसाइड आउटस्कर्ट्स में होते हैं टाउन के। तो ये बताइए, जो इतनी दूर फॉरेस्ट है तो उसकी चिंता हमें क्यों करनी चाहिए, कंसर्न लिखा है ना यहाँ पे, वाई शुड वी वरी लिखा है, ठीक है, हम क्यों चिंता करें उसकी, हम क्यों वरिड रहे फॉरेस्ट के लिए, वो तो इतनी दूर है, जंगल तो एकदम आउटस्कर्ट्स में होते हैं टाउन्स के, सिटीज़ के, हमारे घर के पास तो नहीं, बस होंगे थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे, तो हम क्यों जंगलों की चिंता करें, ये हमें बताना है। तो जंगलों की चिंता हमें इसलिए करनी है, एक तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखते हैं, और क्या करते हैं, वी शुड बी वरीड अबाउट डिफॉरेस्टेशन एज इट वुड लीड टू फूड डिक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर, डिक्रीजिंग एनिमल हैबिटेट एंड सॉइल। ओके, तो ये क्या होता है, अगर फॉरेस्ट के लिए हमें इसलिए चिंता करनी चाहिए, इसलिए वरिड रहना चाहिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ अगर कट जाएंगे, पेड़ों को अगर काट दिया जाएगा तो फ्लड्स आने लगेंगे, है ना, ये हमने देखा था कि फॉरेस्ट जो है वो फ्लड्स को प्रिवेंट करती है बाय अब्सॉर्बिंग वाटर। इंक्रीजेज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जैसे बढ़ ही रहा है अभी भी। ओके, डिक्रीजिंग एनिमल हैबिटेट्स एंड सॉइल इरोजन, एनिमल्स का घर खत्म हो जाएगा, जानवरों का घर खत्म हो जाएगा। आजकल तो देखने को मिलता है कि शहर में जंगली जानवर घुस आया, तेंदुआ घुस आया, शेर घुस आया, बाघ घुस आया, है ना, तो क्यों, अब हम उनके घर में जा रहे हैं तो वो हमारे घर में आएंगे। ओके, हैबिटेट मतलब क्या होता है, घर, तो एनिमल्स का घर खत्म हो रहा है, एनिमल्स जो है वो तो जंगल में ही रहेंगे ना, राइट। एंड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बहना, पानी के साथ मिट्टी बहता जा रहा है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो सॉइल को क्या करके रखती हैं, सॉइल को बांध के रखती हैं, ठीक है। Damage to forest directly or indirectly affects human habitat and environment, so it must be matter of concern among us. Okay, तो अगर फॉरेस्ट को डैमेज होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन का जो हैबिटेट है, ह्यूमन जहाँ रहते हैं उनके इन्वायरमेंट पर भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है जंगल दूर है, हमने वहाँ कट कर दिया तो हम यहाँ पे आराम से रहेंगे, जी नहीं, अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, तो वो सिर्फ फॉरेस्ट के लिए थोड़ी बढ़ेगा, वो हमारे लिए बढ़ेगा, क्योंकि हम काट रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में भी दिक्कत आएगा, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे सराउंडिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, और ये एक वरिड और कंसर्न्ड प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए हमें कंसर्न रहना चाहिए कि अरे अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट को भी असर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Explain why there is a need of variety of animals and plants in a forest. यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि हमें फॉरेस्ट में क्यों एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी चाहिए होती, क्यों अलग अलग टाइप के एनिमल्स और अलग टाइप के प्लांट्स की ज़रूरत होती है फॉरेस्ट में। All plants and animals sustain the forest life and also carbon dioxide or oxygen cycle goes on due to animals and plants. Okay, तो प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ज़िंदा रखते हैं। फॉरेस्ट को कैसे ज़िंदा रखते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का साइकिल मेंटेन करते हैं। ओके, और क्या करते हैं, एनिमल्स कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू ह्यूमस, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दस एनहांसिंग प्लांट ग्रोथ। एनिमल्स जो है वो डेड एंड डिकेइंग, डीकम्पोजर्स यहाँ पे हमें लिखना चाहिए। ओके, ठीक है, डीकम्पोजर्स में एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी आते हैं, हमने देखा था बीटल्स एंड ग्रब। तो ये क्या होते हैं, बीटल्स एंड ग्रब जो करते हैं वो डेड बॉडीज़, प्लांट्स एनिमल्स की डेड बॉडीज़ और जो चीज़ सड़ रही है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं और क्या बनाते हैं, ह्यूमस। क्या बनाते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो सॉइल में ऐड होता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है।
ओके, सॉइल को उपजाऊ बना देता है। उपजाऊ मतलब एक मिट्टी होती है जिसमें हम कुछ भी कर लें कुछ नहीं उगेगा, ओके, और दूसरी मिट्टी होती है जिसमें हम सब चीज़ उगा सकते हैं। तो वो सॉइल को उगाऊ बनाता है, ठीक है। मतलब ये मिट्टी है, इसमें आप कुछ भी बना लो, तो वो कैसे होगा, मिट्टी में जब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, मिट्टी में जब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तभी तो उसमें पेड़ हम उगा सकते हैं, ओके। तो ये सॉइल को क्या करता है, क्या करता है, फर्टाइल करता है, मतलब उपजाऊ बनाता है, ताकि उसमें कोई भी प्लांट ईजिली हम ग्रो कर सके, कल्टीवेट कर सके, दस एनहेंसिंग प्लांट ग्रोथ। और इसी कारण से क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ जो एनहेंस करता है, ओके, ग्रोथ को बढ़ाता है। ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब नीड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड चेन और फूड वेब में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड चेन क्या होता है, एक सिंगल लीनियर चेन होती है वो, ठीक है, हु इज ईटन बाय हुम। जैसे कि ग्रास को किसने कंज्यूम किया था, इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने कंज्यूम किया था, इंसेक्ट को कंज्यूम किया था फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने कंज्यूम किया था, फ्रॉग को कंज्यूम किया था ईगल ने, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फूड चेन, ये हो गया हमारा फूड चेन, ये हो गया हमारा फूड चेन, ओके, ये हमारा फूड चेन हो गया। अब क्या होता है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये ग्रास है, ओके, ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है, इंसेक्ट। तो क्या ग्रास को सिर्फ इंसेक्ट ही कंज्यूम करेगा, इंसेक्ट बोलेगा अरे ये मेरा खाना है, इस पे कोई नहीं खाएगा, इसको कोई नहीं खाएगा, ऐसा बोलेगा क्या, वो नहीं। तो ये जो ग्रास है इसको डियर भी खा सकता है, ठीक है, डियर भी कंज्यूम कर सकता है, काऊ भी कर सकते हैं, गोट भी कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। अब ये जो इंसेक्ट है कौन इसको कंज्यूम कर रहा है फूड चेन में, फ्रॉग, ओके। अब फ्रॉग बोलेगा ये मेरा कीड़ा है, इसको मैं ही खाऊंगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं, छिपकली बोलेगी इसको मैं भी खा सकती हूँ, ये मेरा भी खाना है, मैं भी इसको ही खाऊंगी, ओके। तो ये इंसेक्ट जो है इसको कौन खा सकता है, इसको लिजार्ड भी खा सकती है, राइट, और भी जो दूसरे होते हैं वो सब खा सकते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ, ये तो सिंगल वाले जो लीनियर था, सिंगल चेन, दैट इज फूड चेन। और ये जो एकदम जाले टाइप का बन रहा है कि जैसे कि डियर को सिर्फ टाइगर तो नहीं खाएगा, डियर को लायन भी खा सकता है, लेपर्ड भी खा सकता है ना। तो ये क्या बनाता है, फूड वेब, कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही टाइप के फूड पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसके पास बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो इसलिए फॉरेस्ट में वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे फूड चेन और आई गेस फूड वेब समझ में आ गया होगा। फूड चेन मतलब कि एक सिंगल चेन, बट फूड वेब ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म पे काफ़ी सारे जानवर जो हैं या ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड कर सकते हैं, ओके। ये क्या होता है, फूड वेब, मतलब मल्टीपल फूड चेन को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 12.15 the artist has forgotten to put the label and direction on the arrow, ओके। यहाँ पे आर्टिस्ट जो था उसने एरो और डायरेक्शन बनाना भूल गया। मार्क द डायरेक्शन ऑन द एरोज एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स। अब हमें ये सारे वर्ड्स को यूज करके लेबलिंग करना है। क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट, एनिमल, सॉइल, रूट्स, वाटर टेबल, ये सारी चीजें हमें बताना है, ओके। तो क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, कार्बन, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। क्या क्या बताना है, क्लाउड तो ये हो गया, है ना, क्लाउड ये हो गया, रेन ये हमें दिख रही है, रेन हो गई, एटमॉस्फेयर तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं, ओके। चलिए इसमें हमारे पास आंसर दिए हुए हैं सारे, हम देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर तो पूरा वातावरण हो गया, ठीक है, एयर वाला, एनवेलप ऑफ एयर। क्लाउड्स ये हो गया, रेन ये हो गई एटमॉस्फेयर,
अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एरो दिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के पास जाएगा क्योंकि डे टाइम था, ठीक है, रात का समय नहीं था, दिन का समय था, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे और ऑक्सीजन जो है प्लांट्स रिलीज करेंगे। क्लियर? अब ये एनिमल है, एनिमल भी मार्क करना था हमें, जी हाँ एनिमल भी मार्क करना था, एनिमल हमने मार्क कर दिया, प्लांट्स हमने मार्क कर दिया, रूट्स हमने मार्क कर दिया, सॉइल, और सॉइल के नीचे होता है वाटर टेबल। हमको मिट्टी में तुरंत ही पानी दिखने लगता है क्या? नहीं, मिट्टी के अंदर हम खुदाई करते हैं तो हमें पानी मिलता है और उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। कुआं जो खोदते हैं तो कुआं हमें ज़मीन से कितने अंदर खोदना पड़ता है ना तब पानी आता है, तो वो क्या होता है? वाटर टेबल होता है। पहले मिट्टी होती है, देन कम्स द वाटर टेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है वो हमें बताना है। गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स या कैरोसिन? गम तो हमें मिलता है, प्लाईवुड भी मिलता है और सीलिंग वैक्स भी हमें मिलता है। कैरोसिन जो है वो फॉसिल फ्यूल है, वो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है। तो आंसर फोर्थ इज द आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, फॉरेस्ट जो है सॉइल को, सॉइल इरोजन से, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, जी हाँ सही बात है, फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। प्लांट एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ये तो गलत है, ये हमको यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि नॉट करेक्ट इसने पूछा है, तो ये सही आंसर है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही आंसर मतलब करेक्ट है। सोइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, जी हाँ, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो फॉल्स है, तो फॉल्स कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड फॉल्स है, क्योंकि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे एक्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, क्या बनाते हैं डिकम्पोज करके? सैंड तो नहीं बनाते, मशरूम जो है एक टाइप का सेप्रोट्रॉप्स है, वो भी डेड एंड डिकेइंग पे क्या करता है? फीड करता है। ह्यूमस बनाते हैं, ओके, क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर गलत लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, यहाँ पे जो है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन के होते हैं कंप्लीट। हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन की। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।